we start our discussion for chapter number 2, that is corporate governance and corporate social responsibility. अगर आप देखोगे इस चैप्टर में आपके नोट्स में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस दिए हुए। इन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 163 आप देखना चैप्टर के एंड में there are some 6 questions given. The 6 questions that we need to study in this chapter. अगर आप देखोगे चैप्टर का नाम क्या है? Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. So the entire chapter is divided into 2 parts. First, we need to discuss about corporate governance, and second, we have to discuss about corporate social responsibility, जिसे CSR भी कहते हैं। पहले हमें इन दोनों टर्म्स को समझ लेना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वी विल नॉट रेफर टू आवर नोट्स अनलेस एंड अनटिल वी कंप्लीट द डिस्कशन। सो सब लोग पहले स्क्रीन पर ध्यान देंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट्स ओरिजिन वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंसेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अगर हमें समझना है तो पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी, एंड गवर्नेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग। गवर्नेंस का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कंपनी का डिसीजन और कंपनीज डिसीजन मेकिंग। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनीज डिसीजन मेकिंग है। तो ये कंसेप्ट आया क्यों? व्हाई दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? अगर हम इस कंसेप्ट के ओरिजिन को देखें, ये कंसेप्ट स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने लगा फ्रॉम द ईयर 1999। हालांकि इस कंसेप्ट का ओरिजिन 1990 है। 1990 में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट एनफोर्स कब हुआ? 1999 से। एंड जैसे कि हम कहते हैं, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रोविजन जब इंट्रोड्यूस होता है उसका अपना एक हिस्ट्री होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब ओरिजिन हुआ था उस वक्त एम था गवर्नमेंट का, यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था, यूएस गवर्नमेंट का एम था इस कंसेप्ट के थ्रू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू यूएस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना इन द फाइनेंशियल डीलिंग्स। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, 1990 में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ ओरिजिन, बट एनफोर्स कब हुआ? 1999 से। ऐसा क्या हो गया कि 9 साल बाद इस कंसेप्ट के एनफोर्समेंट की जरूरत आ पड़ी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर मैं आपको कहूं तो 1999 में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड और एनफोर्स कैसे हुआ, उसका रीजन है यूएस में एक स्कैम हुआ था इन द ईयर 1998, और वो स्कैम था एनरॉन कंपनी का स्कैम। एनरॉन यूएस की एक फॉर्च्यून 500 कंपनी थी। व्हाट इज फॉर्च्यून 500? यूएस की टॉप 500 कंपनीज। और एनरॉन ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में थी। इनफैक्ट अगर आप एनरॉन कंपनी के बारे में इंडिया का रिलेशनशिप जानना चाहोगे तो एनरॉन कंपनी ने महाराष्ट्र में भी उस वक्त 1997-98 में दाबोळ पावर प्रकल्प, रत्नागिरी में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, दाबोळ पावर प्रकल्प जो प्लांट था उन्होंने लगाने का उस वक्त फैसला लिया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप भी था, बट उसी वक्त एनरॉन का स्कैम बाहर आया और वो पूरा जो दाबोळ प्लांट का जो प्रपोजल था वो होल्ड पर आ गया। एनरॉन कंपनी वाज द मेन रीजन बिहाइंड एनफोर्समेंट, दैट इज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या हुआ ऐसा? एनरॉन कंपनी में सबसे पहले, जिसको हम फॉर्च्यून 500 कंपनी कह रहे थे, एनरॉन कंपनी को 1993 में उस ईयर में लॉस हुआ। एनरॉन कंपनी को अपने बैलेंस शीट पिंडल में जब लॉस हुआ 1993 में, इट वाज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। मेजॉरिटी शेयर्स एनरॉन कंपनी के उसके प्रमोटर्स के पास थे। अगर लॉस जो हुआ है ये हकीकत शेयरहोल्डर्स के सामने आती है तो कंपनी का स्टॉक मार्केट प्राइस अफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट प्राइस नीचे आ सकता है। इस डर से प्रमोटर्स ने
विंडो ड्रेसिंग किया और कंपनी को 1993 में प्रॉफिट दिखा दिया। उन्होंने सोचा इस विंडो ड्रेसिंग को हम आने वाले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेंगे एंड वी कैन मैनेज द स्टॉक प्राइस। देयर मेन मोटिव वाज टू मेंटेन द लिस्टेड व्हाट स्टॉक प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का था, उन्हें डर था उनका नेटवर्थ कम ना हो। बट ऐसा कहते हैं जब एक झूठ बोला जाए तो झूठ बार बार बोलना पड़ता है। 1994 में अगेन कंपनी को लॉस हुआ क्योंकि 1993 का विंडो ड्रेसिंग पकड़ा नहीं गया था। दे वर सक्सेसफुली आउट ऑफ इट। उन्होंने फिर से विंडो ड्रेसिंग किया एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड, दे शोड प्रॉफिट। ऐसा कंटिन्यू 5 साल हुआ, दैट इज फ्रॉम 1993, देन 1995, 1996, 1997, कंटिन्यूअसली 5 इयर्स कंपनी ने लॉस होते हुए भी क्या कर दिया, प्रॉफिट दिखाया। कंपनी का स्टॉक मार्केट प्राइस मेंटेन था, इनफैक्ट बढ़ रहा था। उस वक्त प्रमोटर्स को यह समझ में आ गया था 1993 के बाद कि अगर हमने लॉस होते हुए भी प्रॉफिट दिखा लिया है, मतलब एक दिन डेफिनेटली हमारा स्टॉक नीचे आ सकता है अगर ये एक्चुअल फिगर्स बाहर आते हैं। तो प्रमोटर्स ने धीरे धीरे करके, प्रमोटर्स का एक लॉक इन पीरियड होता है, और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया मार्केट में धीरे धीरे करके। और 1997 में एक वक्त ऐसा आ गया, कंपनी के प्रमोटर्स ने लगभग 97% ऑफ देयर होल्डिंग मार्केट में बेच दिया और सिर्फ 3% स्टेक प्रमोटर्स के पास था। मतलब 97% होल्डिंग पब्लिक के पास और प्रमोटर्स के पास कितना है, सिर्फ 3%। इस तरह से प्रमोटर्स ने अपना स्टेक अच्छे दामों में मार्केट में ऑफलोड कर दिया। अब ऐसा कहते हैं कि यह सारा प्री प्लान था। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचने के कुछ दिनों बाद कंपनी के प्रमोटर में से ही एक प्रमोटर कंपनी से अलग हो गया मैनेजमेंट डिस्प्यूट को लेकर, और उन्होंने कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके उन्होंने मीडिया को, पब्लिक को यह बता दिया कि एनरॉन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो विंडो ड्रेसिंग है, इट इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉफिट। क्योंकि ये बबल 1993 से बढ़ रहा था, एक दिन तो फूटना ही था। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया था वो लाइव स्टॉक मार्केट, जब कंपनी का स्टॉक ट्रेड हो रहा था उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, मान लो एनरॉन कंपनी का स्टॉक $300 उस वक्त ट्रेड कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत आने के बाद स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और 3 दिनों में स्टॉक $300 से लगभग $7 तक पहुंच गया। From $300, the stock fell down to $7, and that too there was seller lock. No one was ready to buy because everyone, there was a panic situation कि अमेरिका की Fortune 500 कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है वो क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। अब इसके कारण एनरॉन कंपनी के जो सारे प्रमोटर्स थे उनके ऊपर इंक्वायरी आ गई कि ऐसा अचानक से इतना विंडो ड्रेसिंग कैसे हुआ। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला इंक्वायरी में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व थे इसमें। इन्वेस्टिगेशन में किसी एक डायरेक्टर पर जिम्मेदारी नहीं डाल सके। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, अमेरिका के शेयर होल्डर्स का करोड़ों डॉलर्स लॉस हो गया, बट कोई भी एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर केस में अकाउंटेबल नहीं हो पाया बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और कंपनी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर लेते थे। तो ये जो कुछ भी विंडो ड्रेसिंग हुआ था इनमें सारे डायरेक्टर्स एक साथ थे, यस और नो। तो किसी एक बंदे पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सके। अमेरिकन गवर्नमेंट फेल्ट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। जो अमेरिका अपने रेगुलेशंस के बारे में बोस्ट करता था, प्राइड महसूस करता था, दे वर हेल्पलेस बिकॉज दे कुड नॉट मेक अ सिंगल पर्सन लायबल फॉर सच अ बिग स्कैम। और अमेरिकन इन्वेस्टर्स का अमेरिकन इकोनॉमी से फेथ कम ना हो, ट्रस्ट कम ना हो, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया वो कुछ रिवैम्प करेंगे। उन्होंने रेगुलेशंस को निकाला तो देखा रेगुलेशंस में ऑलरेडी एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने का फैसला ले लिया। मतलब क्या, उन्होंने कह दिया हेंसफोर्थ अब कंपनी के डिसीजंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फैसले लेते हैं किसी एक डायरेक्टर को फैसले के लिए लायबल नहीं कर सकते।
अगर कल को गलत फैसला हो गया, एवरी डायरेक्टर पॉइंट्स अनदर डायरेक्टर। गवर्नमेंट ने फैसला लिया, हेंस फोर्थ कंपनी के डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेंगे, तो कैसे करना है? गवर्नमेंट ने कहा अब की बार आपको एक ध्यान रखना है, हेंस फोर्थ जो भी फैसला होगा कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह कमिटी लेगा। कौन लेगा? कमिटी। मतलब कंपनी को अगर ऑडिट कराना है तो ऑडिट कहां से कराना है, किसको अपॉइंट करना है ऑडिटर, ये फैसला ऑडिट कमिटी लेगा। ऑडिट कमिटी में कौन होगा? ऑडिट कमिटी में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, और इन ऑडिट कमिटी का काम वेरीफाई कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ऑडिट कमिटी डिसीजन लेगा और ऑडिट कमिटी रिपोर्ट किसे करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब इसका मतलब ये हुआ, कल को ऑडिट को लेकर कोई डिसीजन गलत हो गया तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? ऑडिट कमिटी, और ऑडिट कमिटी के अंदर के सारे डायरेक्टर्स। तो हम अकाउंटेबिलिटी डाल सकते हैं। कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है तो डिसीजन विल बी टेकन बाय फाइनेंस कमिटी। कंपनी को अपने डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स का रेम्यूनरेशन फिक्स करना है, रेम्यूनरेशन, तो वो डिसीजन कौन लेगा? रेम्यूनरेशन कमिटी। मतलब हर डिसीजन कंपनी में कौन लेगा? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस कंसेप्ट ने क्या कर दिया, कंपनी के इनफैक्ट हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के डिसीजंस के बीच में एक लेयर लेकर आ गया, और वो लेयर था कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट में दो तरह की बातों को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया। वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड सेकंड वन इज कंट्रोल। कैसे? आप देखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो डिफाइन किया गया उसे कहा गया अ फॉर्मल सिस्टम। व्हाट इज अ फॉर्मल सिस्टम? Because it was introduced by a statute, by a law, a formal system of accountability, a formal system of accountability and control, a formal system of accountability and control. We say again, किस लिए accountability and control की जरूरत है? For organizational decisions, for organizational decisions and use of resources. What I am writing over here, use of resources. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरह से डिफाइन किया गया? एक फॉर्मल सिस्टम होगी जो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पर फोकस करेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल के डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होगा। डिसीजंस सही होंगे और रिसोर्सेस का यूज कैसे होगा? ऑप्टिमम। क्योंकि हर कमिटी जो डिसीजन लेगी, हर कमिटी जो रिसोर्सेस को यूज करने का फैसला लेगी, उन्हें यह पता होगा अगर उनका फैसला गलत हो गया तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। और कमिटी अपना काम सही ढंग से कर रही है कि नहीं, वो चेक कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कमिटीज को सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है, कमिटीज के ऊपर क्या है? कंट्रोल भी है ना। अरे यस और नो? और अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट ने जब यूएस में उसका इंट्रोडक्शन हो गया और एनफोर्समेंट हो गया, तो हर देश ने इस कंसेप्ट को अपने देशों में लाने का फैसला ले लिया। और यूएस का कोई भी कंसेप्ट अगर पहली बार अगर कहां पे कॉपी होता है, वो है यूके। यूके ने इमीडिएटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने देश में लाया, अपने लॉज के अनुसार, अपने रेगुलेशंस के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। यूनाइटेड किंगडम के बाद वो आ गया इंडिया में। इंडिया ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनफोर्स किया और हमारे नियमों के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? स्प्रेड अप हो गया। और आज 2015 में हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट ने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। बिकॉज आज हर कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है या नहीं, मतलब लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इट टॉक्स अबाउट and it requires to have corporate governance in the company so that the shareholders shall have trust in the company. देखो corporate governance concept में trust लोगों का क्यों बढ़ा? Because इस concept ने transparency लाया। क्या लाया? Transparency। पहले जो फैसले होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले लेते थे, वो एनफोर्स करते थे। कल को फैसला किसने लिया वो पता करना है तो कोई डायरेक्टर हाथ ऊपर नहीं करता था, मतलब नो वन वाज हेल्ड अकाउंटेबल। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से अब कौन फैसला ले रहा है, फैसले लेने के बाद उसका एनफोर्समेंट कौन कर रहा है, ये सारा क्लियर कट ट्रांसपेरेंटली किसके सामने आ गया? शेयर होल्डर्स के सामने। तो अक्सर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को लर्न करने की कोशिश करते जो लर्न नहीं करना है। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया
और जो यहां पर लिखा है वही डेफिनेशन है। याद कैसे रखना है, देखो दो वर्ड्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर्मल सिस्टम है, यू हैव टू कीप इन माइंड टू एंड टू वर्ड्स, अगेन टू एंड अगेन टू। तो सर ने कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको ऐड कर दो, अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। मीनिंग सबको क्लियर है? अब ये कंसेप्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अक्सर ये कहा जाता है इस कंसेप्ट से ऐसा क्या फायदा हुआ, व्हाट एग्जैक्टली दिस कंसेप्ट गेव टू द वर्ल्ड। तो ध्यान रखो, इस कंसेप्ट के आने से सबसे पहले इस कंसेप्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूं। दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस। व्हाट इज कंसेंसस? बोलो कंसेंसस। व्हेन पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस, मतलब कंपनी में अब सारे फैसले सबके कंसेंट से होने लगे, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं लेने लगे, सबके कंसेंट से डिसीजंस आने लगे। द नंबर टू वाज पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी मतलब क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन्वॉल्वमेंट of everyone top to bottom, और मैं कहूंगा all stakeholders। अरे पता है कि नहीं stakeholders मतलब कंपनी में फैसले अब गिने चुने लोग ना लेते हुए हर एक का क्या होने लगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा कंपनी में, और कंपनी के काम करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी आ गया। बिकॉज जो भी फैसला लिया जाने लगा अगर वो सबको पता था तो उस फैसले को हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट डिसीजंस, ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजंस। देन हम कहते हैं इसके अलावा सारे नियमों का पालन होने लगा, फॉलो द लॉ। जितने भी नियम थे उन सारे नियमों का पालन होने के बाद डिसीजंस लिए जाने लगे, बिकॉज कमिटी को पता था अगर हमने लॉ को ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्राविन कर दिया तो लायबल कौन है, कमिटी। तो कमिटी ये ध्यान रखने लगी कि सारे नियमों का पालन हो। उसके अलावा इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस बढ़ गया। अब स्टूडेंट मुझे कहते सर ये क्या है, इक्विटेबल, एफिशिएंट, इफेक्टिवनेस क्या है? तो इक्विटेबल मतलब क्या, इक्वल ट्रीटमेंट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा, बिकॉज पार्टिसिपेशन सबका आ गया ना। सो वी कैन से इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा कंपनी से जुड़े हुए हर पर्सन को। एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, कंपनी के काम में एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, बिकॉज हर एक को लगने लगा कि आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इन द स्ट्रेटेजी, जो कंपनी की स्ट्रेटेजी बनने लगी वो कैसे साबित होने लगी, इफेक्टिव मतलब हम कह सकते हैं बढ़िया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इक्विटेबल तो आ ही गया, एफिशिएंसी आ गया एंड इफेक्टिवनेस आ गया कंपनी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर मैं मेंशन करूं, पहला बेनिफिट और पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस होने लगे। नंबर 2 पार्टिसिपेशन बढ़ गया सबका। नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी। नंबर 4 फॉलो द रूल ऑफ लॉ। नंबर 5 इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस बढ़ गया। आई होप यू आर राइटिंग ऑल ऑफ यू। नंबर 6 जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जो मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट बोलो मत, अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या, जिम्मेदारी बढ़ गई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड लास्ट नंबर 7 वी कैन से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्विक डिसीजंस, क्विक रिप्लाई, क्विक डिसीजंस। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू ज्यादा दिनों तक
वो स्टैग्नेंट ना रहते हुए उस प्रॉब्लम पर इमीडिएटली क्या होने लगा, सॉल्यूशन निकलने लगे। बिकॉज जहां पर भी प्रॉब्लम आएगा उसके लिए कमिटी थी, हर डिसीजन हर फैसले के लिए क्या फॉर्म हो गई थी, कमिटी। तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया, आई कैन से क्विक डिसीजंस आने लगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने 7 वेज में हम कह सकते कॉर्पोरेट और वर्ल्ड को फायदा पहुंचा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम उससे समझ सकते हैं। इन 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर हम एक एक्रोनिम से रिलेट करें तो उसको मैं कहता हूं सीपीटी फियर। सीपीटी फियर कैसे? C stands for consensus oriented decisions, P for participation of all, T for transparency in the decisions, CPD हो गया। fear, F stands for follow the rule of law, E for equitable, efficient, effectiveness, A for accountability and R for responsiveness। अरे समझ रहा है कि नहीं? मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कितने हुए? 7। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें समझ में आ गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या बेनिफिट हुआ? व्हाट आर द बेनिफिट्स? आप मुझे बोलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने? टू रिस्टोर द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स अमेरिका के स्टॉक मार्केट में और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अपना विश्वास खो देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, विच इज नॉट गुड फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। अगर हमने ट्रांसपेरेंसी लाई तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का फेथ बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सबसे पहले जो बेनिफिट दिया वो था गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेड टू स्ट्रॉन्गर कैपिटल मार्केट्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर हर कंपनी को अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी था, तो लोगों को कंपनी के बारे में सब कुछ पता चलने लगा, अपने आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा। स्ट्रॉन्गर कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिल गया। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंप्रूव्ड, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिल गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब क्या? जिम्मेदारी, उनका जो जॉब और उनका जो एक कंपनी के अंदर रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटमेंट कैसे बढ़ गया? कमिटी के हर फैसले को, कमिटी के हर डिसीजन को और हर फैसले पर किसको कंट्रोल रखना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कमिटी अपना काम सही ढंग से कर रही कि नहीं, ये किसे ध्यान रखना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन कमिटी लेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ कमिटी पर क्या रखना है? नजर रखना है। तो उनका कमिटमेंट बढ़ गया। कल को कमिटी ने अपना डिसीजन ले लिया बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पता चला दे हैड शोन नेग्लिजेंस इन मॉनिटरिंग द कमिटी, लायबल कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटमेंट बढ़ गया। तो कमिटमेंट बढ़ गया तो डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। जब कमिटमेंट बढ़ गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को इन अ ट्रांसपेरेंट वे मैनेज करने लगे। पहला बेनिफिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्गर कैपिटल मार्केट्स। दूसरा, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंप्रूव हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटमेंट बढ़ गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस कंपनी में फॉलो होगा उस कंपनी को हम कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिवॉर्डेड। कैसे? विथ हायर, अरे बोलो आप एफएम के स्टूडेंट्स हो, हायर मार्केट वैल्यूएशन। कंपनी का मार्केट प्राइस आप सबको पता है, ईपीएस एंड पी रेशियो के अलावा काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और वो है मैनेजमेंट। अगर हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, इनके ईपीएस और पी रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मार्केट प्राइस पर शेयर जो आता है ना, वैल्यू पर शेयर,
उससे भी ज्यादा उनका मार्केट प्राइस है। मतलब ईपीएस और पी रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बावजूद जो वैल्यू पर शेयर आ रहा है उससे ज्यादा मार्केट प्राइस क्यों है? बिकॉज उसमें क्या ऐड हुआ है? मैनेजमेंट ट्रस्ट। लोगों का जिस कंपनी में ट्रस्ट बढ़ेगा वहां पर स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा तो डेफिनेटली हाइयर मार्केट वैल्यूएशन होगा, बिकॉज लोगों का क्या बढ़ गया उस कंपनी में? ट्रस्ट। अब यहां पर बेनिफिट्स कितने दिए मैंने? 4। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कितने? 7। एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क के लिए बेनिफिट्स पूछे गए। और स्टूडेंट्स कहते हैं सर 4 मार्क के लिए 4 बेनिफिट्स कैसे लिखने का? We must write something more because we have a habit of writing BCom paper. So we can't afford to write 4 points for 4 marks. You have to use your brain. When the question is asked for 4 marks and it talks about benefits, ये 4 benefits के साथ ही साथ 7 characteristic features भी लिखने के। कैसे? Characteristic कहते हुए नहीं लिखने के, 4 benefits लिख दिया, उसके बाद 5वां, corporate governance helps in consensus oriented decisions. Corporate government helps in participation. Corporate governance leads to transparency. Corporate governance helps in following the rule of law. Corporate governance brings equitable, efficient and effectiveness. Corporate governance increases accountability. Corporate governance increases or improves responsiveness. 7 plus 4 कितने हो गए? 11 benefits. अब ठीक है, मतलब you must have that spurt of mind to change your answer in the exam conditions. You must not give the heading characteristics. हाँ, क्वेश्चन आ गया, short note on corporate governance, तो again window dressing in the answer, window dressing. Meaning of corporate governance, सर ने कहा था 2 corporate governance, accountability, control, organizational decisions, use of resources. Definition दे दिया, meaning heading देकर definition दे दिया, उसके बाद next heading दिया characteristics, उस कैरेक्टरिस्टिक को डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया बेनिफिट्स, फिर कंक्लूजन। वाह वाह, 4 मार्क के लिए बहुत कुछ लिख दिया हमने। हालांकि जो बेनिफिट्स में लिखा है वही लिखा है, बट प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इज गोइंग टू गेट यू गुड मार्क्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट सबको क्लियर है? अब हम एक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके थे, जो यहां पर आप देखोगे, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको कहा था पार्टिसिपेशन में involvement of everyone top to bottom, that is all the stakeholders. चैप्टर नंबर 1 में हम stakeholders concept देख चुके हैं, और जिसमें हमने देखा था every shareholder is a stakeholder but every stakeholder is not a shareholder. ये सब लोग एग्री करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर करेक्ट शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में डिफरेंस आ गया, आई होप यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट। स्टेक होल्डर्स में कितने कैटेगरीज है? 2, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स. People who are directly or indirectly affected by the company will be in stakeholders. Okay. अब हमें जानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट जब आया, इंडिया में ये जब कंसेप्ट आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर क्या स्टेप्स लिए? देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वो था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. इंडियन गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर हाल में लाना जरूरी था, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इंडिया में भी इतना नहीं था. और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो कंपनीज थी वो फैमिली ओन्ड होती थी, फैमिली ओन्ड, अभी भी है इंडिया में फैमिली ओन्ड कंपनीज है, बिरला, देन रिलायंस, टाटा ग्रुप, आप देखोगे. तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट लाना है तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचना है, बिकॉज कंपनी में जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स जो कंपनी फॉर्म करते हैं, उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं. प्रमोटर्स क्या करते हैं? कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बिकॉज डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है. मतलब जिनके पास मोर देन 50% शेयर्स है, वो जिसके फेवर में वोट करेंगे वही डायरेक्टर बन सकता है. तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कंपनी में, इनफैक्ट जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते थे वो किसकी मर्जी से अपॉइंट होते थे? प्रमोटर्स के. मतलब जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते थे वो प्रमोटर्स के हाथ में एक टूल की तरह, कठपुतली की तरह काम करते थे. गवर्नमेंट ने देखा अगर हमें ट्रांसपेरेंसी लाना है तो सबसे पहले इसे रोकना है. तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत, और कह दिया, स्क्रीन पर देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. कौन सा वर्ड यूज करो मैं? अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
who will place limitation oblique control on management's power and ownership concentration. हे भगवान क्या है ये? इस कंसेप्ट में सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. आपको इसमें ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है वो समझ में आ गया तो आगे पूरा कंसेप्ट आसान लगेगा. इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो पहला स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या था? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट. कहां पर? कंपनी के बोर्ड में. ताकि क्या होगा? मैनेजमेंट का जो पावर है, मैनेजमेंट पावर एंड ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन पर क्या आ जाएगा? अरे बोलो, लिमिटेशन आ जाएगा, मतलब कंट्रोल आएगा एक तरह का. कैसे? मैंने अभी अभी आपको कहा डायरेक्टर्स किसके हाथ में एक टूल की तरह काम करते थे? प्रमोटर्स के हाथ में. मतलब जो भी फैसले कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे इंडिया में वो किसके फेवर के लिए होते थे? प्रमोटर्स के लिए. अब गवर्नमेंट ने देखा कई बार शेयर होल्डर्स का पैसा लगाए बट फैसले प्रमोटर्स के हित में, क्या हित में हो रहे हैं? उनके फेवर में हो रहे हैं. मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में डिसीजंस होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कोई सोचता नहीं है. ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इस पर लगाम लाएंगे. बिकॉज कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर्स है अब henceforth. There will be only two categories of directors. See, the two categories of directors will be one is executive and second one is non-executive. एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्टर्स है जिनको प्रमोटर्स ने अपॉइंट किया है. एग्जीक्यूटिव का मतलब है फुल टाइम. एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? फुल टाइम. नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है पार्ट टाइम. Try to understand. A chartered accountant can become a non-executive director in a company even though he is not holding a single share. कैसे? ये आपको समझना है. गवर्नमेंट ने कह दिया हर कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम इतना परसेंटेज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करना ही है. और अगर कंपनी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, इनका रोल क्या होगा? दे आर पार्ट टाइम. पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है मतलब ये सिर्फ कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में. जब ये बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, ये कंपनी में हर रोज नहीं आते. Their bread and butter does not come from the company. They are not dependent on the company for their livelihood. तो वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आएंगे. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, इनफैक्ट जो भी कमिटी के डिसीजंस है, उन कमिटी के डिसीजंस को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है बराबर ऑब्जर्व कर रहे कि नहीं, बराबर मॉनिटर कर रहे कि नहीं, इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर नजर कौन रखेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं रहा कमिटीज को लेकर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक बोर्ड मीटिंग में डिसीजन पास नहीं होता है तब तक वो एनफोर्स नहीं होगा. मतलब अपने आप मैनेजमेंट बॉडी को ऐसे डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिनका कंपनी में सिर्फ क्या है? पार्ट टाइम क्या है? रोल है. बट ये लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे. तो डेफिनेटली ये जब कंपनी में होंगे, ये किसके हितों का रक्षण करेंगे? शेयर होल्डर्स के. मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया वो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिनकी वजह से जो मैनेजमेंट पावर जिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हाथ में था उन पर लिमिटेशन आ गया, कंट्रोल आ गया. एंड सेकेंड स्टेप जो आप आज भी अकाउंट्स में अक्सर देखते हो, और वो था नंबर 2, आप लिखो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन. उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कंपनी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए व्हाट इज नाउ अवेलेबल? शेड्यूल 3. अरे पता है कि नहीं? शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट. दो फॉर्मेट होता है ना, टी फॉर्मेट एंड वर्टिकल फॉर्मेट. जब कंपनी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाएगा, प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, एंड एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन भी डिस्क्लोज करना है. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन? सुन लो, ये आने से पहले क्या होता था? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कर देते थे। पब्लिक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट कर देते थे और उनको सैलरी देते थे बहुत ज्यादा। तब तक जब तक ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पीएनएल में डेबिट होता था सैलरी, किसी एक पर्सन का नाम नहीं होता था। ये कंसेप्ट आने के बाद पब्लिक कंपनीज को अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर, बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर ये कंपलसरी डिस्क्लोज करना पड़ा। जो एग्जीक्यूटिव्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन से ज्यादा अर्न करते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मतलब अगर किसी पर्सन को रेम्युनरेशन ज्यादा मिल रहा है तो वो जस्टिफाइबल है या नहीं, वो देखना जाए। अगर जस्टिफाइबल रेम्युनरेशन है तो शेयरहोल्डर्स उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वरना शेयरहोल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई दिस पर्सन इज बीइंग पेड मोर। ये कब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन शेयरहोल्डर्स को डिस्क्लोज होगा। और यस और नो, तो कंपनी पर किसका प्रेशर बढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने से, एग्जीक्यूटिव्स को मिलने वाला कॉम्पेंसेशन डिस्क्लोज करना है एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। दो स्टेप्स इंडिया में जो सबसे पहले लिए गए, सबको क्लियर है पक्का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इज ओवर। बट जब ये इंडिया में स्टेप्स लिए गए थे, उसी वक्त साइमल्टेनियसली यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और भी उसको स्ट्रिंजेंट बनाने की मुहिम चल रही थी। और यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में दो बड़े कदम लिए। वन वाज सर्बन्स ऑक्सले एक्ट। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं, आप ध्यान दो। सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, जिसको सॉक्स कहते हैं, सॉक्स। एंड सेकेंड वाज NYSE. What is NYSE? New York Stock Exchange, New Listing Requirements। मतलब किसी भी कंपनी को अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने नए लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स लाए। वो जो कंप्लाई करेगी उन्हीं को क्या मिलेगा, लिस्टिंग का परमिशन मिलेगा। और जो एक पॉइंट मैंने लिखा है सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, इसका मतलब क्या सुन लो। ये एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था यूएस में, ये खास करके आईटी कंपनीज के लिए था, आईटी कंपनीज। इस एक्ट में एक चेकलिस्ट था, चेकलिस्ट, जहां पर आंसर आपको सिर्फ यस और नो में देना था, ओनली यस और नो। इस एक्ट के अंदर जब आईटी कंपनीज का ऑडिट होगा, ऑडिट के अंदर इस चेकलिस्ट के तहत आपको आंसर टिक मार्क करना है। कंपनीज को क्वेश्चन पूछना है, क्या आपके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्ड है, यस, यस को टिक मार्क, नो तो आप रीजन दो, रीजन जस्टिफाइबल। वो पूरा सर्बन्स ऑक्सले एक्ट के जो गाइडलाइंस थे उससे ये पता चल जाता था कंपनीज में प्रॉपर्ली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनफोर्स हो रहा है कि नहीं। तो अपने आप में ये एक तरह का क्या है, टूल था टू एनफोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रिक्टली। यूएसए में कितने गाइडलाइंस थे, कितने स्टेप्स लिए गए, 2। इंडिया में 2। इंडिया में कौन से 2 स्टेप्स थे, बोलो कौन से 2 स्टेप्स थे। पहला, appointment of non-executive directors who will place a limitation on the management's power and ownership concentration. Second step, proper disclosure of financial information and executive compensation. यूएस में कौन सा स्टेप लिया गया, सर्बन्स ऑक्सले एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड नंबर 2, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने न्यू लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स लाए। एक बार इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, गवर्नमेंट ने इसकी सारी जिम्मेदारी सेबी एंड आज हम कहते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन दोनों को दे दी। और गवर्नमेंट ने कहा हेंसफोर्थ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी बदलाव लाना है, उसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाना है, तो इसको लेकर जो भी पॉलिसीज बनाना है वो कौन बनाएगा, सेबी एंड एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और तब से लेकर आज तक 2015 तक मैं कहूंगा n number of times the corporate governance concept has been modified and new steps or new provisions are being introduced so that जो characteristic features है ना, कौन से CPT fear, वो properly follow हो। because जैसे जैसे information technology advanced हो गया, जैसे जैसे information technology advanced हो गया, वैसे वैसे अलग अलग tools निकलने लगे to bypass the law। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी और मजबूत बनाया गया। मैं जो बोलो समझ रहा है, यहां पर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। इफ यू आस्क मी, अगर आपके नोट्स में आप देखोगे 1 by 1, पहला क्वेश्चन जो था वहां पर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन,
जो हम देख चुके हैं। बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? लिख पाओगे? आगे लिखा है स्टेट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसी में लिखा है बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और नीचे आंसर में आप देखो, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं मार्क करते जाओ। आप मार्क करते वक्त जो हमने डिस्कस किया वैसे ही है नहीं, वो ध्यान रखो। अरे ये सुनो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या कहा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल का मतलब क्या है? ऑडिटिंग मतलब फाइंडिंग आउट, चेकिंग, टू कीप अ कंट्रोल। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक्रोनिम क्या है? सीपीटी फियर, मिला है वहां पर? सीपीटी फियर में इट हैज बीन डिफाइंड ओवर देयर। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? बोलो। बेनिफिट्स टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट्स, कमिटमेंट ऑफ बोर्ड, नंबर 3 एंड नंबर 4 गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिवॉर्डेड विथ हायर मार्केट वैल्यूएशन। 4 बेनिफिट्स भी देखे थे ना? अरे ये सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? पक्का? 4 बेनिफिट्स, उनको 11 बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करने का वो भी बता दिया। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर, वो हम जान चुके हैं। आप स्टेक होल्डर्स में पहले मार्क करो, स्टेक होल्डर्स में इनसाइडर्स मिला है क्या? उसके बाद आउटसाइडर्स दिया है। इनसाइडर्स में कितने कैटेगरीज दिए? एम्प्लॉइज भी दिया है, ट्रेड यूनियन भी दिया है, और आप आउटसाइडर्स में देखो कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, लोकल कम्युनिटीज एंड शेयर होल्डर्स, ये सब देखा है। स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म, और फिर एवरी स्टेक होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सिंपल है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दैट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अभी का एग्जाम का क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज अब्रॉड, इंडिया के बाहर और इंडिया में क्या हुए। इंडिया में कितने स्टेप्स देखे थे हमने? 2, और इंडिया के बाहर यूएस में 2। अब इस आंसर में आप देखना जो इंडिया के स्टेप्स लिए गए वो पॉइंट नंबर 3 में है। पॉइंट नंबर 3 में आप उधर अंडरलाइन करो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स मतलब स्टेप्स। इंडिया में जो पहला स्टेप लिया गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लेसिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन मैनेजमेंट पावर एंड ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन। मिला है क्या सबको? और ये सुनो, इसके अलावा आप नीचे देखना क्या लिखा है? सर्बन्स ऑक्सले एक्ट। अगर आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ोगे ना सब लोग, तो आपको पता चलेगा वहां पर पॉइंट नंबर 5 में दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो महत्व है वो कब बढ़ा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व कब बढ़ा? एनरॉन के स्कैम के बाद, और फिर यूएस का सर्बन्स ऑक्सले एक्ट दिया है। नंबर 2 न्यू लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बाय एनवाईसी। अरे ये सुनो, नीचे लिखा है सेबी एंड डीसीए, जिसको अब हम क्या कहते हैं? एमसीए। इनको लेकर इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या करना है? एनफोर्स करने की जिम्मेदारी इन दोनों पर है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अरे हो कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? जोर से बोलो, जोश नहीं है, जोर से बोलो। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 इज ओवर। बजाओ ताली। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड पार्ट। क्यों? रीजन समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो सेकंड पार्ट है ना, व्हाट इज सीएसआर, व्हाई इट इज नीडेड इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। लिसन प्लीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लेन कर दिया। अब सीएसआर को अगर एक्सप्लेन करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो कंपनी की सोसाइटी के प्रति
जिम्मेदारी। अरे हम चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस एथिक्स भी देख चुके हैं, जहां पर बिजनेस का ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी देखा था। कंपनी भी क्या करती है, बिजनेस ही करती है ना। तो कंपनी को सीएसआर क्यों जरूरी है, इसका एक रीजन मैं आपको बोलता हूं। नया कंपनीज एक्ट 2013 जो इंट्रोड्यूस हुआ है 2013, उसने इस सीएसआर कंसेप्ट को इतना बड़ा बना दिया है। आज नए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हर कंपनी, एवरी कंपनी उसको एक सर्टन नेटवर्थ और सर्टन टर्नओवर जिस कंपनी का है, उसे हर साल अपने प्रॉफिट का 2%, कैन यू इमेजिन, अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर के लिए इस्तेमाल करना है, स्पेंड करना है। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्पेंड करना है। स्टूडेंट कहते हैं सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड कैसे करना है, क्यों करना है, वो आपको समझना है। जैसे हम देख चुके थे, बिजनेस का पूरा प्रॉफिट किसकी देन है, सोसाइटी की। कंपनीज क्या करती है, बिजनेस ही करती है। तो कंपनीज में भी पूरा प्रॉफिट किसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से है। और उन्होंने कहा है जैसे से कंपटीशन बढ़ने लगा है, उन्हीं कंपनीज को गोइंग कंसर्न मिलेगा जो कंपनीज सोसाइटी के प्रति और एनवायरमेंट के प्रति अपना अवेयरनेस मेंटेन करे। आज इस सीएसआर कंसेप्ट के बाद अगर किसी को हम पूछ ले व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी, एक वक्त था जब सक्सेसफुल कंपनी मतलब प्रॉफिट के ऊपर डिसाइड होता था। जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा वो कंपनी सक्सेसफुल, बट नाउअडेज इट इज नॉट दैट। एंड द सेम थिंग व्हाट अप्लाइज टू अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आल्सो अप्लाइज टू कंपनी। अगर हम कहें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वी डोंट से दैट पर्सन हु इज अर्निंग मोर इज वेरी रिच। वी से अ पर्सन लाइक Baba Amte, a person like Mahatma Gandhi, a person like, we can say, Rabindranath Tagore, we can say a lady like Mother Teresa, who had sacrificed his entire life. Yes, APJ Abdul Kalam, who had sacrificed his entire life for the nation as well as the people, is a rich person. Listen now, अगर ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ये कंपनी को भी एप्लीकेबल है। और सीएसआर इसी पर फोकस कर रहा है। क्या कहता है, सुन लो। सीएसआर 3 वर्ड्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू आर राइटिंग विथ मी नाउ। जब मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूं तो उसको डिफाइन कैसे करना है। अ कंपनी इज कमर्शियली सक्सेसफुल, कमर्शियली मतलब बिजनेस में, उस कंपनी को बिजनेस में सक्सेसफुल माना जाएगा। कमर्शियली सक्सेसफुल कंपनी विच देखना अगेन 3 पॉइंट्स नीचे, रिस्पेक्ट्स, विच रिस्पेक्ट्स इट्स पीपल। जो कंपनी अपने से जुड़े हुए लोगों का क्या करना जानती हो, रिस्पेक्ट करना जानती हो। जो कंपनी अपना रिलेशनशिप विच अपना रिलेशनशिप टुवर्ड्स सोसाइटी फॉलो करती हो, और जो कंपनी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो कंपनी निभाती हो, उस कंपनी को कमर्शियली सक्सेसफुल कंपनी माना जाएगा। मतलब CSR 3 वर्ड्स है, मैंने उस 3 वर्ड्स को फिर से 3 के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 CSR, नंबर 2 रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने R हुए, 3 R। एंड रिस्पेक्ट किसके प्रति, अपने पीपल के प्रति। फिर पीपल में सारे स्टेक होल्डर्स आ गए। रिलेशनशिप किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। मतलब एनवायरमेंट हम कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो व्हेन आई रिलेट दैट टर्म विद CSR, एक कंपनी जो अपने लोगों को रिस्पेक्ट करे, अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपना समाज के प्रति रिलेशनशिप फॉलो करे, और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मेंटेन करते हुए जो प्रॉफिट कमाती है, वही कंपनी कमर्शियली सक्सेसफुल है। अगर कोई कंपनी इस
रिलेशनशिप टुवर्ड्स सोसाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट को फॉलो नहीं कर रही है, वो कंपनी काफी पोल्यूशन करती है। केमिकल फैक्ट्री है, काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को काफी डैमेज पहुंचता है, कोई इको फ्रेंडली स्टेप्स लिए नहीं गए। वो कंपनी के अंदर सोसाइटी को लेकर एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सोशल बेनिफिट और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं होते हैं, बट कंपनी बहुत मुनाफा कमाती है। क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं, बिकॉज दैट कंपनी इज शॉर्ट टर्म सक्सेसफुल, इन लॉन्ग टर्म दैट कंपनी इज गोइंग टू पेरिश। मैं जो बोला समझ आएगा? ओके सर, सीएसआर कंसेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझाओ। मैंने आपको सीएसआर कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस बता दिया इस डेफिनेशन के तहत, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, ये डेफिनेशन सबसे पहले इंडिया में जिस कंपनी ने इसको बखूबी समझा वो एक फॉरेन कंपनी थी जिसने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो कंपनी थी केन इंडिया एनर्जी। केन इंडिया एनर्जी, केन ये क्रूड रिफाइनरी कंपनी, क्रूड रिफाइनरी में है, राजस्थान के अंदर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर। उस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में केन इंडिया एनर्जी कंपनी ने अपना क्रूड प्लांट स्टार्ट किया था, क्रूड रिफाइनरी का। लिसन द बैकग्राउंड। जब कंपनी ने वहां पर क्रूड रिफाइनरी स्टार्ट किया, वहां पर उस एरिया में जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड थी ना, वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होने लगी, बिकॉज क्रूड के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो भी केमिकल्स बाहर आ रहे थे उससे एग्रीकल्चरल लैंड ब्लैक सॉइल होने लगा। काफी फार्मर्स, इनफैक्ट ऑल द पीपल इन दैट सोसाइटी प्रोटेस्टेड, बॉयकॉटेड दिस कंपनी, एंड उन्होंने बगावत कर दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कहते हुए कि आप इस कंपनी को यहां से निकाल दो। ये उस पीरियड का वक्त, मतलब बात करो मैं 2006-7, जब ये कंपनी ने पहली बार अपने ऑपरेशंस इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। कंपनी के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट देखते हुए कंपनी को ये समझ में आ गया, अगर उन्हें लंबे समय तक राजस्थान में रहना है, बाड़मेर में, तो उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहां पर वो वहां के लोगों का दिल जीत सके। कंपनी ने देखा उस एरिया में किस चीज की जरूरत है, वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी था, कंपनी ने उसे दूर करने का फैसला ले लिया। और इसको लेकर एक वीडियो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। ये वीडियो उस केन इंडिया एनर्जी कंपनी का है जो क्रूड रिफाइनरी में थी, और मैं चाहता हूं ये वीडियो देखते वक्त हर स्टूडेंट ये लिखे कि क्रूड रिफाइनरी में जो कंपनी थी वो एक्चुअल में उन्होंने वहां के लोगों को किस तरह से हेल्प किया। विल बी सरप्राइज्ड, वहां पर उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोगों को अलग अलग बिजनेसेस के लिए एंटरप्राइज सेंटर्स ओपन करके देना, और वहां के लोगों का लाइफस्टाइल यो चेंज किया, इस तरह से चेंज किया कि आज 2015 में हम कहते हैं वहीं पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वहां के लोग केन इंडिया एनर्जी कंपनी को चाहते हैं कि वो और 2-4 रिफाइनरीज वहां पर ओपन करे और अपना एक्सपांशन करे। रीजन, 8-9 साल पहले जो लोग इस कंपनी के अगेंस्ट थे, 7-8 सालों में, 8-9 सालों में वही लोग इस कंपनी के फेवर में हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट CSR activities carried out by the company. Or it is a very interesting video, I'll say. Just listen carefully what is being said and also observe, use your pen to write down what is being shown in the video. The key to India's growth and development. KEN's operations across India herald a new dawn in the country's energy sector. Our assets are located in demanding and challenging terrain. From the desert sands of Rajasthan to the cavernous depths of the oceans, the company is working tirelessly to deliver a fifth of India's crude production. We recognize that to be true creators of wealth for the nation, we cannot just focus on business. We need to focus on people. Our CSR program is really built around 3 very simple principles of respect, relationships, and responsibilities. And if you see our business, we operate in a number of very diverse environments. We work with and interface with communities often over very long periods of time, several years in fact. And so really our CSR program is the key enabler
in terms of managing the interface with the communities. Good infrastructure is the catalyst for development. Bridging basic but critical needs is at the heart of CARE's vision to enrich the lives of the communities around us. Water and sanitation are fundamental needs, and expanding the community's access to both has been a key component of our operations. Our other programs build on this. We work across 4 thematic areas: health, education, livelihood, and infrastructure development. To achieve our social objectives, we have established strong partnerships with international agencies like IFC and several local NGOs. Our single aim is to make a difference to the people around us. Rural India offers few income opportunities, and a large population is unemployed. CARE's effort to solve this problem has led to the establishment of the Enterprise Centre in partnership with the International Finance Corporation in Barmer, Rajasthan. Here, local youth are trained in a wide array of technical skills. Many find jobs with CARE and its contractors. Others are independent entrepreneurs. Like thousands of other youth, Padma Ram too had to leave home in search of work. After a short stint in a low-paid and uncertain job, he returned to train at the Enterprise Centre. He is now a self-confident, self-employed businessman. कोर्स करने के बाद मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट, खुश हूँ मैं भी, क्योंकि वो मेरी आमदनी बहुत बढ़ चुकी है। अभी पहले बहुत कम थी, 1500-1000 रुपये थी, अब करीबन 17,000 पार कर चुका हूँ करीब। The Enterprise Centre's success draws inspiration from the micro-vendor program in Rava, our offshore asset in Andhra Pradesh. This program trains and nurtures youth to become entrepreneurs. Several of them have gone on to offer services to other companies in the region. The CARE CSR programs have been designed to be the catalyst of change. We have touched the lives of more than 10,000 people through a diverse portfolio of initiatives. CARE recognizes the role of women in building an equitable society, and women's empowerment has been a special focus in our programs. In Barmer, our dairy program has galvanized a domestic activity into a commercial operation. We have set up computerized milk collection centers, making the process transparent and scientific. This has led to a 40% increase in income for the families. Today, these self-help groups contribute more than 20% of the milk collected by the government dairy cooperative. Women are encouraged to use their traditional craft skills like embroidery to manufacture and supply beautifully handcrafted products to global markets. Several women are now first-time earners. Similarly, in Rava, the women tailor coveralls for CARE employees and uniforms for school students. Good health is the foundation for a productive life. The well-being of our communities is important to us. Wherever possible, the company doctor provides free health care, and where homesteads are scattered and transportation limited, CARE provides health care through a mobile clinic. Children are society's investment in the future, and we are committed to helping them realize their potential. We stimulate the young minds through the use of innovative methods to make learning fun. As we lead from the front to bring India closer to energy security, we reiterate our commitment to be true wealth creators for the nation. This invigorates our business and renews our commitment to our communities. As our operations expand, we will positively impact the lives of an increasing number of people. It
It is this partnership that gives us our strength. And as our business grows, so does our contribution to society. The setting sun is nature's reminder that tomorrow will be another day. Together, we will make it a better day. देखा सबने वीडियो? कंपनी का बिजनेस क्या था? क्रूड रिफाइनरी। इसके बावजूद उन्होंने उस एरिया में, ना कि उस एरिया में, पूरे स्टेट के अंदर जिस तरह से अपने ऑपरेशंस यूज किए वहां के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और हम कह सकते हैं अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से निभाया, कंपनी आज वही कंपनी जिसको लोग प्रोटेस्ट करते थे, आज उसी कंपनी को लोग सराह रहे और चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपांड करे। तो एक चीज हमें केन इंडिया एनर्जी के इस प्रेजेंटेशन से, सीएसआर के बारे में एक चीज क्लियर हो गया है कि प्रॉफिट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स इन टुडेज और टुमारोज वर्ल्ड, इन फ्यूचर वर्ल्ड, टू रिकॉग्नाइज अ कंपनीज और टू गिव गुडविल टू अ कंपनी। इनफैक्ट वो कंपनी जो एनवायरमेंट के प्रति अपना अवेयरनेस, सोसाइटी के प्रति अपना रिलेशनशिप और पीपल के प्रति अपना रिस्पेक्ट निभाती है, उसी कंपनी को लॉन्ग टर्म गोइंग कंसर्न हासिल होने वाला है। ध्यान रखो। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके नोट्स में जो लिखा है उसी के ऊपर है। इट इज व्हाट इज सीएसआर, व्हाई इट इज नीडेड इन द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट। इंडिया में उसका नीड क्यों है? लेट अस गो टू दैट। मार्क करो जैसे मैंने मार्क किया है वहां पर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Beyond making profits, a business has social obligation. Besides making profits and being answerable to shareholders, organizations are also responsible towards its, बोलो, stakeholders. CSR का मीनिंग क्या दिया? Achieving commercial success in a way that honor ethical values and respect towards the people, communities and natural environment. कम्युनिटी के प्रति हम कहते हैं रिलेशनशिप, पीपल के प्रति रिस्पेक्ट, कम्युनिटी के प्रति क्या था? रिलेशनशिप, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर का डेफिनेशन सबको क्लियर है? अब ये सब देखने के बाद अब देखना नीचे जो दिखा है, नीड फॉर सीएसआर। क्वेश्चन पूछा था सीएसआर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड सीएसआर। तो उसका एक्रोनिम दिया है, सीएसआर क्रिएट्स अ ग्रेट सोसाइटी। सीएसआर क्रिएट्स अ ग्रेट सोसाइटी। हाउ कम? यू जस्ट सी ओवर देयर, राइट फ्रॉम कन्वर्ट्स रेसिस्टेंस इनटू रिसोर्सेज से लेकर नीचे, हेल्प्स टू अचीव गोल्स एंड एस्टेब्लिश अ बेटर सोसाइटी। ऑल ऑफ यू रीड दैट। कौन सा नीड आपको नहीं समझ रहा है, टिक मार्क करो। आई विल डिस्कस विद दैट पर्टिकुलर नीड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं हर नीड का एग्जांपल दे सकता हूं, बट जो आपको नहीं समझा है वो मुझे पूछो क्विकली। आई गिव यू 1 minute. ऑल ऑफ यू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पढ़ा है सबने? मुझे बोलो कौन से नीड्स आपको समझने में दिक्कत हो रही है? 1 by 1. फर्स्ट, ओके, फर्स्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पहले सुन लो। व्हाट इज दैट फर्स्ट वन गिवन? कन्वर्ट्स रेसिस्टेंस इनटू रिसोर्सेस। मतलब जो आपका रेसिस्टिंग फोर्स है उसको किस में कन्वर्ट करना है? रिसोर्स में। इसका बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं पुणे का। टाटा मोटर्स कंपनी पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में है। ऑलमोस्ट 50,000 फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स पर डिपेंडेंट है फॉर द ब्रेड एंड बटर। मतलब एक फैमिली में अगर हम 4 लोग कहें तो 2 लाख लोग टाटा मोटर्स पर डिपेंडेंट है।
नॉट फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉइज के अलावा हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ के अंदर लगभग 2 लाख लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किस पर डिपेंडेंट है? टाटा मोटर्स पर। ये उस 2008 का वक्त था जब टाटा मोटर्स कंपनी में एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच एम्प्लॉइज के डिमांड्स को लेकर ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया था, उनके डिमांड्स मान लिए गए थे और एम्प्लॉइज ने यह वादा कर दिया था कि अब हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। इसके बावजूद 1 महीने बाद एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए और विदाउट एनी नोटिस दे वेंट ऑन स्ट्राइक। द स्ट्राइक वाज अनरीजनेबल। 1 हफ्ता हो गया, एम्प्लॉइज अपने एडिशनल डिमांड्स को लेकर बैक ऑफ नहीं करने लगे, कंपनी 1 हफ्ते से बंद था। ये न्यूज, ये बात रतन टाटा के कानों तक पहुंची कि पुणे का टाटा मोटर्स डिवीजन पिछले 1 हफ्ते से बंद है एम्प्लॉइज के स्ट्राइक की वजह से। नाउ यू ऑल नो कि टाटा ग्रुप ने इंडिया के लिए और इंडियन सोसाइटी के लिए काफी कुछ किया है। रतन टाटा के कानों में जब ये बात पहुंची, ही केम टू पुणे, जहां पर वो एम्प्लॉइज स्ट्राइक कर रहे थे उस जगह पर वो गए। उन्होंने वहां पर जाकर एम्प्लॉइज को कहा, मैं यहां पर आया हूं आपको सिर्फ ये बताने कि मैंने आपके स्ट्राइक के जो रीजंस है वो देखे, आपके स्ट्राइक पर जाने की जो रीजंस है वो अनरीजनेबल है। इसके बावजूद अगर आपको स्ट्राइक पर जाना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, उनका वो एक स्टेटमेंट इतना, हम कह सकते हैं, अवेकनिंग था कि नेक्स्ट डे हर एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पर था वो काम पर आ गया बिफोर टाइम ऑन वर्क। ऐसा क्या कहा रतन टाटा ने? उन्होंने एम्प्लॉयज को कहा, अगर आप में से एक भी एम्प्लॉय कल काम पर नहीं आता है तो डे आफ्टर टुमारो आई एम शिफ्टिंग टाटा मोटर्स फ्रॉम पुणे टू सम अदर प्लेस। उनका ये एक स्टेटमेंट लोगों की नींद और हम कह सकते हैं आंखों पर लगी हुई पट्टी खोल दिया और एम्प्लॉइज ने कुछ सोचा नहीं, बिकॉज उनको पता था अगर रतन टाटा ये कहते हैं तो वो डिलीवर कर सकते हैं। और वही टाटा ग्रुप, रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, अगर वो कह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज रतन टाटा ने जो रेसिस्टेंस बना हुआ था एम्प्लॉइज का, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? रिसोर्स में। ये कब पॉसिबल हुआ? जब टाटा ग्रुप ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है। आप जस्ट इमेजिन करो, हम सबने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की और हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए। हमने उनको जाकर कहा, अगर आप कल से स्ट्राइक पर नहीं, काम पर नहीं आओगे तो परसों से हम कंपनी शिफ्ट करेंगे। बोलेंगे आज से ही शिफ्ट करो। परसों से क्यों? आज से ही शिफ्ट करो। मतलब क्या? आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपने इन रिटर्न कुछ दिया है। द लाइफ और द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दिस गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो जिस कंपनी में CSR फॉलो होगा, वहां पर जो भी रेसिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट होगा? रिसोर्स में। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? सेकंड दिया है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स में देख चुके हैं। मैंने आपको कहा है किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट होता है नेम एंड द फेम। CSR फॉलो करोगे तो ही इन्फोसिस जैसा नेम फेम कहलाओगे, ना कि कॉग्निजेंट जैसा। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो CSR ही आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट क्या करेगा? फुलफिल करेगा। वो करतेगा। बोलो और कौन सा नहीं समझा पॉइंट? बोलो। 5th वन, ओके। 6th वन, 6 में क्या दिया? गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशनल लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको लेकर एग्जाम में 2.5 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन भी आ चुका है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? पहले मैं वो क्वेश्चन को बताऊंगा और उसके बाद उसका मीनिंग बताता हूं। क्वेश्चन आया था, CSR gives an organization an iron law of responsibility। क्वेश्चन था, CSR gives an organization an iron law of responsibility। How come? सुनो, जो कंपनी CSR फॉलो करती है और जो नहीं करती है, इन दोनों में फर्क। जो कंपनी CSR फॉलो नहीं करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। बट जो कंपनी CSR फॉलो करती है उसको अपने अलावा अपने सोसाइटी का, अपने एनवायरमेंट का, सबका ख्याल रखना है। मतलब CSR एक कंपनी को सबसे ज्यादा किस चीज को अगर देगा तो हम कहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिलेगा। मतलब CSR की वजह से कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
और ये सुनो, सो जब स्टेटमेंट आ गया सीएसआर गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन एन आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कहना है करेक्ट, बिकॉज सीएसआर की वजह से कंपनी को अपने पीपल के अलावा सोसाइटी और एनवायरमेंट इनका भी ख्याल रखना है। और ये सुनो, सबको क्लियर है? ओके, सो दैट नीड फॉर सीएसआर वी हैव डिस्कस्ड। और एक पॉइंट जो चैप्टर 1 में हमने देखा था, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, याद है? मैंने आपको चेन दिया था बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का। सेम पॉइंट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर, डरने का नहीं, सेम बेनिफिट्स है। अगर कोई कंपनी सीएसआर फॉलो करेगी तो उसको क्या फायदा मिलेगा, कितने बेनिफिट्स दिए? जस्ट काउंट दैट वन बाय वन, अंडरलाइन इट। पहला, कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, उसका मीनिंग है रेगुलेटरी ओवरसाइट रिड्यूस होगा, मतलब लेसेस फेयर पॉलिसी। और यस और नो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर का लॉयल्टी बढ़ेगा, एक्सेस टू कैपिटल, मतलब कंपनी को इजी फाइनेंस अवेलेबल होगा, बिकॉज क्रेडिटर्स ऐसे कंपनी को पैसा देना चाहेंगे जिनको लोग जानते हो। और ये सुनो, कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एंड कंपनी का ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन 2, आंसर 1। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पर क्वेश्चन आए या बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर पर है? आंसर एक ही है, वो करते हैं का नहीं। बट अगेन एज आई हैव सेड, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या लिखता है? एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और फिर बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर पे आएगा तो पहले सीएसआर का मीनिंग और उसके बाद बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर आया तो बिजनेस एथिक्स नहीं लिखने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे हो कि नहीं? सब लोग है ना? पक्का? वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स है क्या? सो गए? क्या बोल रहे हैं बच्चे? सो गए बोल रहे हैं? सब लोग है ना? क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। देखो एक सेकंड, हम सीएसआर क्या है वो देख चुके हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख चुके हैं। अब मुझे बोलो, मैं आपको पिछले 1 घंटे से, लिसन केयरफुली, पिछले 1 घंटे से मैं आपको सीएसआर के बारे में बता रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बता रहा हूं, बट क्वेश्चन मन में आता है, सर ऐसा क्या हो गया जिसकी बदौलत लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर की माला जपने लगे? आजकल आप देखो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी कंपनी हो, वो सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 2 शब्दों पर बहुत फोकस करती है। मतलब डेफिनेटली कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट ओनली। रीड दैट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द क्वेश्चन? What are the key developments that have taken place over the last decade to focus on social responsibilities? मतलब हम कहते हैं CSR and corporate governance both। जिनको ये नहीं समझा है उनको मैं हिंदी में बता रहा हूं। डिकेड का मतलब 10 साल है, ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट 100 साल समझते हैं। पिछले 10 सालों में ऐसे क्या बदलाव हो गए, पिछले 10 सालों में ऐसे क्या बदलाव हो गए जो हर कंपनी को किसके ऊपर फोकस करने का, सीएसआर या सोशल डेवलपमेंट्स पर फोकस करना पड़ रहा है? क्या रीजंस है और कितने रीजंस दिए नीचे? 9 रीजंस है। अब उनमें पहला रीजन देखो क्या लिखा है, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म। मतलब क्या? स्टेक होल्डर्स एक्टिव हो गए, स्टेक होल्डर्स को अपनी अधिकारों के बारे में पता चल गया है। स्टेक होल्डर्स हमको पता है, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स, वो कंपनी से डिमांड करते हैं, दे वांट समथिंग इन रिटर्न बिकॉज दे नो दैट दे आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द कंपनी। तो स्टेक होल्डर्स एक्टिव, और एक्टिव नहीं हुआ है, स्टेक होल्डर्स का क्या हुआ, एंगेजमेंट भी हुआ है। एंगेजमेंट को राइट सेंस में लो। एंगेजमेंट मतलब क्या? इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर्स अब क्या हो गए, इन्वॉल्व होने लगे। इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। स्टेक होल्डर्स अब कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिव हो गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोड्स एंड गाइडलाइंस, उसमें वर्ड दिया प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब न्यू कोड्स, न्यू नए नए कोड्स, नए नए गाइडलाइंस पिछले 10 सालों में आए, जिसमें मैं एग्जांपल लूंगा ISO, देन the word of environment certificate, then eco-friendly practices, then WTO ने ग्लोबल वार्मिंग
इसको लेकर अवेयरनेस काफी कुछ कर दिया पिछले 10 सालों में, इसकी वजह से सीएसआर का महत्व बढ़ गया। तो नए कोड्स और गाइडलाइंस आए हैं, स्टेक होल्डर्स एक्टिव हो गए, वो पार्टिसिपेट करने लगे, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। व्हाट इज वैल्यू चेन, अंडरस्टैंड। ये कंसेप्ट ग्रुप 2 में आपको एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके अंदर ये कंसेप्ट है वैल्यू चेन। व्हाट इज वैल्यू चेन। वो वक्त चला गया जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पर ध्यान देता था। मैंने आपको बताया कोई भी बिजनेस हो 3 स्टेप्स है ना, कौन से 3 स्टेप्स है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब वैल्यू चेन इसके आगे जाकर कुछ और है। वैल्यू चेन कंसेप्ट कहता है, देखो स्क्रीन पर, पहले के जमाने में मैं दोनों कंसेप्ट को यहां पर बता रहा हूं, ओल्ड कंसेप्ट एंड द न्यू कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन। पहले क्या होता था, सप्लायर्स, ध्यान देना वो डायग्राम ही सब कुछ है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और बाहर आता था कस्टमर्स। दिख रहा है, मतलब पहले के जमाने में बिजनेस इस तरह से होता था जहां पर सप्लायर्स और कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हिस्सा माना जाता था। अब क्या हुआ है, देखो मैंने ये हटा दिया और यहां पर इस तरह से इसको डाल दिया, और आज हम कहते हैं कि सप्लायर्स एंड कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं वैल्यू किसका बढ़ गया, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स का। तो वैल्यू चेन कंसेप्ट कहता है कि जब सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में आ जाते हैं, वैल्यू चेन कंसेप्ट की वजह से हम कह सकते हैं सीएसआर का महत्व बढ़ गया है। बिकॉज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स मतलब स्टेक होल्डर्स। और ये सुनो, तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन का जो डिमांड है वो पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गया। अरे सबको क्लियर है कि नहीं? कितने रीजंस देखे अभी तक, 4 रीजंस। 5वां रीजन सीएसआर का महत्व क्यों बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी का महत्व पिछले 10 सालों में बढ़ा है। हमने देखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने किस पर फोकस किया था, प्रॉपर डिस्क्लोजर, यस और नो, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग का महत्व बढ़ गया। ये जो कंसेप्ट है ना सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये खुद पिछले 10 सालों में आया है, इसलिए इनका महत्व अभी अभी बढ़ा है 10 सालों में। दैट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, हाँ, ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड मार्केट्स। इन्वेस्टर्स वी कैन अंडरस्टैंड द शेयर होल्डर्स, द क्रेडिटर्स, द लेंडर्स। मार्केट मतलब कंपनी से जुड़े हुए जो भी पर्सन है, स्टेक होल्डर्स, उनका प्रेशर है कंपनी पर कि आप इन रिटर्न सोसाइटी को क्या दे रहे हो। आज गिव एंड टेक रिलेशनशिप पर सोसाइटी आपके कंपनी को आगे सपोर्ट करती है। सो वो प्रेशर है, मैं आपको बता दूं इसको लेकर, ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 9 एक दूसरे से कनेक्ट करो आप। पॉइंट नंबर 9 भी पढ़ लो, क्या दिया है, प्रेशर टू क्वांटिफाई सीएसआर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यू बी सरप्राइज्ड, बट ये हकीकत है। सीए फाइल में आपको पता चलेगा, अकाउंट्स में सीए फाइल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक टॉपिक है, इसका नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर आप घर जाओगे, कोई भी लिस्टेड कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ले लो, एनुअल रिपोर्ट अगर घर में आया है, उस एनुअल रिपोर्ट में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये हर कंपनी को देना है। उस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नाम ही देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मतलब कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एनवायरमेंट को क्या डैमेज किया, सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचाया, और इन रिटर्न एनवायरमेंट को किस तरह से बेनिफिट किया, सोसाइटी को क्या फायदा दिया, इसका एक स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स को मतलब शेयर होल्डर्स को देना होता है। जब कंपनी को इस तरह का स्टेटमेंट देना है, हर साल देना है, तो कंपनी ने अगर इस स्टेटमेंट में नील किया तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी और गुडविल शेयर होल्डर्स के नजर में कम होगा। कंपनी पर यह प्रेशर है किसकी तरफ से, इन्वेस्टर्स और मार्केट की तरफ से, कि कंपनी को क्वांटिफाई करना है, मतलब डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विल बी सरप्राइज्ड, बट एक हकीकत है, काफी कंपनीज, आप देखो, अगर एक कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में दे दिया
we have got a certificate of ISO certified company. We have got a certificate of environment, eco-friendly practices follow करने वाली कंपनी. उसी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंपनी का मार्केट प्राइस, कंपनी का क्रेडिबिलिटी, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा. गवर्नमेंट के टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं कंपनीज को मिलता है जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और हम कह सकते हैं जो एनवायरमेंट के प्रति अपना अवेयरनेस क्या करती है, मेंटेन करती है और आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है. पता है कि नहीं? तो इन 9 कारणों की वजह से, जिसमें से 8th कारण आप देखना जो दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 8th रीजन, उधर आप लिखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उधर रैपिड या फास्ट डेवलपमेंट्स. फास्ट डेवलपमेंट्स, जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया. अगर कोई कंपनी आज जरा सा भी अनएथिकल बिहेवियर करती है, ये बात लोगों तक इमीडिएटली, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका है, यू कैन सी लाइव फुटेज व्हाट इज गोइंग ऑन. सेम वे अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो इसका अवेयरनेस भी स्टेक होल्डर्स तक हो रहा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से महत्व बढ़ा. कितने रीजंस है? 9. क्वेश्चन इज अ PFQ, मार्क इट एज अ प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, asked only once so far in the exam. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पिछले 10 सालों में क्या हुआ जो इसका महत्व बढ़ गया CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? सबको समझा? पक्का? अरे हो कि नहीं? अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में what we have completed so far, first 4 questions were completed. First 4 questions were completed and we have to complete question number 5 and 6. But right now I'll complete only question number 5 first. ध्यान रखना जो आपके नोट्स में दिया है, या एक काम करते हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करने के बजाय अभी तक का पहले जो डिस्कशन हो गया चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का एंड चैप्टर नंबर 2 का एक बार रिवीजन लेते. नो वन विल रेफर टू द नोट्स, यू हैव टू रिप्लाई मी. बोलो सबसे पहले एथिक्स इन वन वर्ड. एथिक्स क्या है? पाप है. पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस पाप. बिजनेस एथिक्स क्या है? जब एक पर्सन अपने एथिकल प्रिंसिपल्स और एथिकल वैल्यूज को बिजनेस के अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करेगा तो ही इज फॉलोइंग बिजनेस एथिक्स. मतलब बिजनेस एथिक्स इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट एन इंडिविजुअल यूजेस इन हिज बिजनेस सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज. What is the need for business ethics? 3 reasons. Need for business ethics. पहला reason why we need business ethics. Duty towards society. Why duty towards society? Because business का पूरा profit किसकी देने हैं? Society की. तो in return business society expects something and that is ethical business. Second reason, duty towards stakeholders. कैसे impact होता है? स्टेक होल्डर्स पर इंपैक्ट कैसे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नंबर 3, फॉर द गुडविल, ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नेशन एज अ होल. 3 रीजंस देखे थे. एथिक्स और मॉरल के बीच में डिफरेंस देखा, जिसमें देखा था मॉरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉस मींस कस्टम, एथिक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकॉस मीनिंग कैरेक्टर. मेन डिफरेंस, मॉरल is a narrower concept, ethics is a wider concept. Moral can be expressed as a general rule of statement, ethics cannot be expressed as a general rule of statement. Moral we learn from our family, from our friends, from our religion. Ethics are personal principles which changes from time to time. Moral teaches us what is right, what is wrong. Ethics teaches us what is good, what is bad. उसके बाद देखा था ethical dilemma. Choosing राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा. प्रोवर्ब देखा था बोइंग कंपनी का, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया. मतलब क्या सही है क्या गलत है ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है. और इसलिए उन्होंने कहा था जब भी आप एथिकल डायलेमा में हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड बोलो पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स दोनों को कॉम्पैटिबल जो डिसीजन होगा उस डायलेमा को और डायलेमा से बाहर आने के लिए वो फैसला लो. या सुनो, उसके कुछ गाइडलाइंस देखे थे एथिकल डायलेमा के. उसके बाद हमने देखा था हिपोक्रेटिक ओथ कौन लेता है?
डॉक्टर्स। एंशंट ग्रीक कोड है, दो पॉइंट्स पर फोकस करता है। अ डॉक्टर मस्ट मेंटेन अ पेशेंट्स डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मस्ट restrain or stop himself from abuse or corruption of his knowledge. Number 2, he must honor the ethical values and professional standards and expose his colleague who is involved in unethical behavior. उसके बाद हमने देखा था महात्मा गांधी 7 social sins: politics without principles, wealth without work, commerce without morality, knowledge without character, pleasure without conscience, science without humanity and worship without sacrifice. हर एक का मीनिंग एक एक लाइन में लिखना है, ध्यान रखो, मैक्सिमम 1 लाइन। इन 7 सोशल सीन्स के बाद 5 सोर्सेज ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स देखे थे। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स एक टूल है टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज फॉलोइंग एथिक्स और नॉट। द फर्स्ट अप्रोच, द यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसका मतलब है कर भला तो हो भला, जितना भला हो सके भला करो, भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। देन सेकंड, द राइट्स अप्रोच, जिसका मतलब क्या है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। नंबर 3, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, एवरी लिविंग नॉन लिविंग क्रिएचर मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। नंबर 4, द कॉमन गुड अप्रोच, मतलब सबका भला हो, सबका भला करो, मतलब जितना हो सके उतना कॉमन वेलफेयर कंडीशंस के लिए क्या करो, कोऑपरेट करो और आगे आओ। नंबर 5, द वर्च्यूज अप्रोच, वर्च्यूज आर व्हाट, वर्च्यूज डिस्प्ले और वर्च्यूज शो अ पर्सन्स कैरेक्टर। जितने वर्च्यूज एक पर्सन में होंगे उतना उस पर्सन का एथिकल बिहेवियर अच्छा होगा। करेज, लव, इंटीग्रिटी, फिडिलिटी, ऑनेस्टी, ये सारे वर्च्यूज है। इन 5 स्टैंडर्ड्स को जो पर्सन फॉलो करेगा, वी कैन से दैट पर्सन इज हाईली एथिकल। इन एथिकल स्टैंडर्ड्स के बाद चैप्टर नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन देखा था, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का फायदा, सबसे पहले अगर आप बिजनेस में एथिक्स फॉलो करोगे तो आपके एम्प्लॉइज का मॉरल और मोटिवेशन हाई होगा। मॉरल हाई होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो कस्टमर्स का लॉयल्टी बढ़ेगा, कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ेगा तो लेबर टर्नओवर कम होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा तो लेसेस फेयर पॉलिसी होगा, नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, और लेसेस फेयर पॉलिसी होगा तो क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट होगा तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। कितने 11-12 बेनिफिट्स थे ना। चैप्टर नंबर 1 के सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कितने वर्ड्स है, 2 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक फॉर्मल सिस्टम है। एनरॉन के उस स्कैम के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर्मल सिस्टम किसको लेकर है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, किस लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का एक्रोनिम क्या है, सीपीटी फियर। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स कितने थे, 4। सीपीटी फियर सबको क्लियर है, पक्का। स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर में वाइडर क्या है, स्टेक होल्डर्स, क्लियर ना। सीएसआर कितने वर्ड है, 3। डेफिनेशन क्या है, that company is a commercially successful company that honors its ethical values and respects its people, complies with the relationship towards society and responsibility towards the environment. That company is a CSR company. CSR का नीड क्या है, वो एक्रोनिम है, CSR creates a great society. जो बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देखा था वही बेनिफिट्स ऑफ क्या है, CSR। उसके बाद हमने देखा था CSR के अंदर पिछले 10 सालों में ऐसे क्या बदलाव हो गए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR का महत्व बढ़ गया। 9 reasons we have seen. So that is the discussion we have done so far. Yes or no?